मुझे खेती ने जो 2 साल में हमें जो दिया है वो शायद कोई भी प्रोफेशन नहीं देता। मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो शायद मेरे को कोई पड़ोसी भी नहीं जानता। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। आज हम राजस्थान के कोटली क्षेत्र में एक ऐसे नौजवान किसान से मिलने आए हैं जो मात्र 30 साल की उम्र में उन्होंने रिस्क लिया और खेती को गले लगाया, जबकि वो प्राइवेट नौकरी भी करते थे और उन्होंने नौकरी को छोड़ा और खेती में कुछ अलग करने का उन्होंने सोचा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारे साहिवाल गाय हैं और एक तरफ वो जैविक की खेती भी करते हैं। तो इस दोनों का क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं हम नीतीश यादव जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे दर्शकों को आप एक बार बताएंगे कि आप क्या करते हैं और किस तरीके की खेती करते हैं? नमस्कार जी, मैं नीतीश यादव कोटपुतली ज़िला जयपुर से हूँ और मैं बेसिकली जैविक खेती करता हूँ, जिसमें मेरा एक साथी है लेखराम जी यादव साहब, और हम दोनों ही प्रोफेशनल हैं। वो बायोलॉजी से है और मैं मैनेजमेंट से हूँ। हमने 2 साल तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करी और उसके बाद में मेरे पास में पुश्तैनी ज़मीन थी। तो पुश्तैनी ज़मीन में हम दूसरे लोग ही खेती करते थे, क्योंकि मेरे मदर फादर दोनों ही नौकरी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद में हम वहाँ से नौकरी छोड़ के आ गए। तो शुरू में स्टार्टिंग में तो इस चीज़ के लिए, इस प्रोफेशन के लिए, क्योंकि इस प्रोफेशन को हमेशा ही लोग मजदूरी की एक हैसियत से देखते हैं कि जो खेती करता है वो मज़दूर है। लेकिन जब नहीं तैयार हुए और हमने ये जिद्दी कर ली कि भाई हमें तो यही करना है, तो उसके बाद में तैयार हुए और हम बहुत ही छोटी सी एक स्टेज से चले। हमने एक छोटा सा हिस्सा डेवलप किया, जिसमें अपना ड्रिप इरिगेशन लगा के और पपीता की खेती करी और इंटरक्रॉप में मैंने टमाटर लगाए। वो धीरे धीरे जब हमें कुछ रिटर्न आने लगा, क्योंकि हमने हर चीज़ एक दाव खेला था जो कि बहुत ही रिस्की था, जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद में हमने अपने जैसे मैंने हमारा जो फार्म्स हैं, हमारे लगभग 210 बीघा में अभी आज के दिन में हम जैविक खेती कर रहे हैं, जिनमें NPOP और USD सर्टिफाइड हैं वो पूरी की पूरी लैंड, और 2016 से हम खेती कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पहले आपने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया या फिर गाय पालने को अपनाया? दोनों का पहले क्या कनेक्शन है? पहले एक्चुअली मेरे पास में लैंड थी और पैसा नहीं था, तो मैंने पहले खेती को अपनाया। पहले मैं सारी की सारी चीज़ें जो भी खेती में, हम ज़्यादातर कल्चर बेस खेती करते हैं, बैक्टीरिया बेस, कल्चर बेस, या गौमूत्र यूज़ करते हैं, गाय का गोबर यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, और छाछ यूज़ करते हैं, गाय की दही यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली जैविक खेती के लिए गाय बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उस वक्त हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम गाय पाल सके इतने लेवल पे। उसके बाद में हमने जैसे ही हमारा साल 2 साल यूँ मानते हैं कि भाई खेती पहले तो बहुत ही डाउन प्रोफेशन था, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, कोरोना ने शायद कोई बिज़नेस बचा होगा जो रन पकड़ रहा होगा, सारे के सारे ठप हो गए थे, लेकिन हमारा बिज़नेस था जो एक हाइक पे चला गया था, जिसने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया कि खेती बोलते हुए हमें गर्व होने लगा कि मैं प्रोफेशन मेरा खेती है। उसके बाद में जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ तो हमारे पास में इतनी इनकम थी कि हम सर्वाइव कर सके गाय पाल के। तो हमने, और दूसरा हमें पकड़ना था कि सीधा के सीधा किचन पकड़ना था। कस्टमर हमारा ये चाह रहा था कि जब सब्जियां हमारी वहाँ से आ रही है तो हमारे को घी, दूध, छाछ वगैरह जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं वो भी वहीं से एक जगह से मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। इस रीज़न से हमने गाय को अपनाया, और साहिवाल किस्म की गाय जो आप देख रहे हैं ये पीछे, सारी की सारी लगभग हम 60 गाय हमने पाल रखी हैं। अच्छा, वैसे आपने साहिवाल ही क्यों रखा है और कितनी गाय हैं आपके पास फिलहाल? सर, एक्चुअली क्या है कि लोगों के दिमाग में एक वहम हो रखा है, या फिर मेरे को ये लगता है कि मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, या मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं कहूँगा कि गिर गुजराती गाय है और लोग ये मानते हैं कि गिर से बढ़िया कोई भी नहीं है। लेकिन आप ये मानोगे कि जब आप कंपेरिजन करोगे, जब पढ़ोगे साहिवाल के बारे में, एक तो मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे स्टेट को, जो मेरे स्टेट में जो पशु पैदा हुआ है, मैं उसको प्रमोट करूँ। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं साहिवाल पालूँ। और साहिवाल ही क्यों पालूँ, क्योंकि हमारे स्टेट में थार पारकर है, कॉन्करेज है, राठी है। साहिवाल का एक तो ये है कि बड़ी शांत गाय है, दूसरा इसकी नाभि में एक सूर्य की किरण को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक ये मान लो कि जैसे कि क्षमता पाई जाती है, जिससे जैसे और गायों का दूध 10 दिन में किसी बीमारी को ठीक करता है, तो इसका 5 दिन में ठीक करता है, जैसे गिर के बारे में लोग मानते हैं। इस रीज़न से हमने साहिवाल, और बड़ी सुंदर गाय होती है ये,
ये पीछे बच्चियाँ हैं, ये सारी की सारी बड़ी सुंदर हैं। ये साहिवाल है जो कम से कम भी आप लगा लो कि मिनिमम 12 से और 17-18 तक लीटर तक दूध देती है, जो कि हमारे लिए प्रॉफिट में या सर्वाइव करना बहुत बड़ा आसान हो रहा है। और अभी साल भर से हम बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अब मैंने एक चीज़ देखा, जो जी। ये बछड़े हैं जी ये क्या सब इन मतलब आप यहीं पे सारे पैदा हाँ, हुए हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये तो हमारी लास्ट ईयर के हैं। ये लास्ट ईयर की बछड़ी हैं, ये सारी की सारी, ये नाम इनके, ये गोरी है और ये जितनी भी बछड़ियाँ हैं ये हमारी पैदा हुई हैं। ये तो बहुत प्यारे प्यारे उधर भी प्यारे प्यारे हैं ये, छोटे-छोटे। और इनसे अच्छे ये हैं, इनसे सारे- अच्छे। ये सारे साहिवाल हैं? ये हाँ, ये पूरे शाहीवाल है, प्योर साहिवाल है। प्योर। ये लगा लो आपकी, जैसे कि गढ़कंबल है इसका, जी जी। और ये हम्प है जो इसकी देसी गाय की एक निशानी होती है, ये गढ़कंबल बोलते हैं इसको। और ये इसके ऊपर जो हम्प है, ये हम्प होता है, तो ये गाय की इसकी निशानी होती है। नीचे जो नाभि होती है वो नाभि भी आपको लंबी दिखेगी। ये देखो आप, ये प्योर बछड़ा है, लक्ष्मण है ये। अच्छा, वैसे जो साहिवाल किस्म की जो आपने गाय रखा है, इनको मतलब किस तरह का रख रखाव करना पड़ता है? ज़्यादा मुश्किल है या कम है? देखो, गाय तो अपने आप में एक एनर्जेटिक होती है, गाय किसी भी वातावरण में एडजस्ट हो जाती है। अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ही अभी सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में हम एक विंग को बिल्कुल, जो त्रिपाल बोलते हैं, जिनको आप ये लगा लो कि एक किसान सस्ता टिकाऊ साधन होता है, उसको कवर कर देंगे एक विंग को। और ये गायें ज़्यादातर क्या होती हैं कि खुली ही रहती हैं, ये खुली विचरण करती हैं, और ये साथ अपने पास में एक दूसरे के पास में नज़दीक होकर बैठती हैं ताकि इनको गर्मी लगे, और ये गर्म अपने आप। और ये हमने ऊपर ये देसी ही वो कर रखा है इलाज, ये लगा लो कि आप ये यहाँ पे पूले वगैरह जिसको बोलते हैं देसी भाषा में राजस्थान में, ताकि टेम्परेचर इनको मेंटेन कटवा के और ये लगा रखे हैं। तो इनसे क्या होता है कि एक तो गर्मी में इनको ठंड होती है और सर्दी में इनको गर्म होती है, तो ये इसको एडजस्ट करते हैं टेम्परेचर को। प्रतिदिन कितने लीटर दूध मतलब आप निकालते हैं, और फिर उस दूध का करते क्या हैं? कैसे मतलब जो कस्टमर है उन तक कैसे पहुंचती है? सर, ये जब गाय अपने दूध पे, जैसे अभी अभी हमारी सारी गायें दूध पे हैं, अच्छे लैक्टेशन पे हैं, तो 240 लीटर के लगभग अभी हमारा दूध इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि लगभग हमारा 150 लीटर के लगभग दूध पैकिंग हो रहा है। पैकिंग हम एक लीटर की बोतल आती है कांच की, उसके अंदर पैक करते हैं, और डायरेक्ट हमारा दूध ये जैसे निकलता है, निकलते ही पैक होता है बोतल्स में, और डायरेक्ट पहुंचाते हैं हम कस्टमर तक। उसमें कोई ना गर्म करना, ना कोई इसको मशीन में डालना, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम जेल आइस यूज़ करते हैं, जो आइस बॉक्स आते हैं उसमें रखते हैं। और उसके अलावा जो हमारा दूध बचता है उसमें हम A2 घी मक्खन निकालते हैं और पनीर भी निकालते हैं। और आने वाले समय में जैसे दीपावली का, त्योहारों का सीज़न आता है, तो हम आने वाले समय में इसमें मावा और मिठाइयाँ भी ऐड कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा डेयरी का खर्चा है, जो लेबर की सैलरी है, जो इनका खाने का है, या फिर अदर जो भी खर्चे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि गायों की वेस्ट से ही निकल जाए। तो हम इस वेस्ट से क्या करते हैं कि हम गोबर का यूज़ करते हैं। गोबर का यूज़ करते हैं कि हम एक तो गोबर का जो थोड़ा सा गोबर हमारे काम का नहीं होता है, मामूली सा, उसको हम डायरेक्ट डलवाते हैं एक गहरी खड्डा करवा के, ताकि वो सड़ जाए, और सड़ने के बाद में उसको या तो हम सेल कर देते हैं फार्मर्स को, या फिर हम अपने खेत में यूज़ करते हैं। जैविक खाद आप खुद ही बनाते हैं? हाँ। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन हमारे पास में है जैविक खाद का, जैविक जो वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, जो कि केंचुओं से बनाया जाता है। तो जो उसमें जो फर्स्ट ग्रेड हमारा जो गोबर होता है, हम उसको केंचुए पिट में डालते हैं, उनको 15 से 20 दिन तक। केचुआ पीट आपने बना रखा है? हमारे केंचुआ पिट हैं, हम आपको ले जाएंगे उधर। और थर्ड जो गोबर होता है, हम यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास में दूध गर्म करने के लिए लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, या फिर लेबर का जो खाना बनता है, या जो भी रिलेटेड आग से होता है रिलेशन, वो हम गोबर का यूज़ करते हैं। गोबर से हम, जैसे कि हमने बायोगैस प्लांट बना रखा है, जो गैस, एक बायोगैस प्लांट हमारा लगभग एक वीक में 5 सिलेंडर इतनी गैस पैदा करता है, हमें देता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमने जो गोबर की लकड़ियाँ निकलती हैं उसकी मशीन लगा रखी है। तो उन लकड़ियों का यूज़ ज़्यादातर हवन में भी होता है बाहर। तो आप ये लगा लो कि अब लोग शमशान घाट्स में भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब इतनी लकड़ियों की पेड़ कट रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है एनवायरनमेंट के साथ में, तो इनका ये शुभ भी मानी जाती है, भाई गाय के गोबर से बनी हुई है। तीसरी चीज़, हम खुद के लिए भी इनको यूज़ करते हैं, या होटल्स में भी इनको हम बेचते हैं। तो ये वेस्ट का जो हम उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, चौथी चीज़, जो गोमूत्र निकलता है, हम गोमूत्र को भी इकट्ठा करवाते हैं, जो कि आज हमारा 30 से 35 पर लीटर ले जाते हैं, किसान यूज़ करते हैं। और हम क्या करते हैं कि जैसे बैक्टीरियल छाछ का
छाछ हम इनको इकट्ठा करके और छाछ को छड़ाते हैं और उसको भी हम सेल का काम करते हैं। मतलब कि घाटे का सौदा नहीं है कहीं हाँ, से भी। हम मतलब गाय पालते घाटे हैं का आप। सौदा जब तक नहीं है जब आप उसको हर चीज़ को रीयूज कर रहे हैं। अगर आपने एक दूध पे डिपेंड हो गए या कुछ भी खिला रहे हो गाय को दूध के लिए, तो वो घाटे का सौदा होगा, क्योंकि वो दो साल तक तो आपको अच्छा फल देगी, लेकिन 2 साल बाद में गाय का यूँ होता है कि आगे का होना बंद हो जाता है। आगे का होना मतलब वो गर्भवती नहीं होती है, क्योंकि उसमें जैसे अपन दूध के चक्कर में उसको यूरिया खिला देते हैं या कुछ और चीज़ें खिला देते हैं, तो वो आगे की गर्भवती नहीं होती है। किसी गाय को कोई बीमारी हो जाए जी। या कुछ हो जाए तो क्या ऐसे कोई बीमा भी है या सरकार से कोई मदद मिलती है या क्या कोई सब्सिडी तरह के कुछ सर चीज़ें? एक्चुअली क्या होता है कि इस पे सब्सिडी तो बहुत हो रखी हैं, सरकार खूब मदद करती भी हैं, लेकिन किसान को हमेशा ही घाटे का सौदा माना जाता है, तो उसको बैंक राजी नहीं होता है कि लोन दें हम किसान को, क्योंकि किसान हमेशा घाटे का सौदा होता है। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन अब हमारे जो भी आगे लोन्स होंगे वो हमने गवर्नमेंट और बैंक दोनों को कंबाइंड करके और लिए हैं, ताकि लगभग सब्सिडी मिल जाती है। जैसे कि अभी एक गौपालन विभाग से सब्सिडी मिलती है, 33 लाख का लोन होता है गायों पे, तो वो आपको 11 लाख रुपए की माफ़ी देते हैं। अभी कितनी गाय होंगे पूरा? मेरे पास में लगभग 60 गायें हैं, 60 गाय हैं। 60 गायें हैं, और उनके बछड़ियाँ अलग हैं। बछड़ियाँ लगभग 15 पिछले साल की हैं, और इस बार हमारी 14 तो पैदा हो चुकी हैं, और उसके अलावा बछड़े हैं, और बाकी गायें हमारी आगे आगे धीरे धीरे। मतलब इनको जो आप जो भी चारा देते हैं वो भी ऑर्गेनिक ही होता है जी, मतलब ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं ये चारा है, ये चारा जो आप देख रहे हैं ये गेहूं का है। हम गेहूं का दोनों यूज़ करते हैं। हम जो गेहूं का तूड़ा, ये जो चारा बोलते हैं तूड़ा, इसको गायों के लिए यूज़ करते हैं, और जो गेहूं निकलता है वो हम सेल करते हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ें, जैसे हम ज़्यादातर क्या चीज़ें डालते हैं कि मूंग डालते हैं, मोठ डालते हैं, चने की चूरी डालते हैं, ज़्यादातर चीज़ें। और जो हम सरसों का तेल निकालते हैं, तो सरसों का तेल हम सेल में यूज़ करते हैं, और जो उसका वेस्ट जिसको खल बोलते हैं वो बच जाता है, वो इनके लिए यूज़ करते हैं। मतलब तो जो एक था कि खेती हमेशा घाटे का सौदा है, इसको अपने 2 साल में गलत साबित कर दिया। सर मैं यूँ कहता हूँ कि लोग मेरे को ये कहते थे कई बार कि यार तेरे बच्चे जब स्कूल में बैठेंगे, जब टीचर ये कहेगा कि भाई आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो वो लोग कैसे कह पाएंगे कि भाई खेती करते हैं। मतलब खेती को तो यूँ एक दो सोसाइटियाँ बन गई, एक अपर एक लो, और लो में भी सबसे लो खेतीयार आते हैं बेचारे। तो मैंने कहा कि इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि भाई मेरे बच्चे क्या कहेंगे। बच्चे कहेंगे भाई फार्मर हैं, किसान हैं। और बच्चे मेरे, मैं आपको इस बात का भी विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चे मेरे वहीं पढ़ेंगे जहाँ पे नेता के बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो भी मिडिल क्लास से ऊपर हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। इस बात का पूरी पुष्टि करते हैं। मतलब ये सारा खेती के बदौलत ये खेती की बदौलत होगा, जिसने मुझे खेती ने जो 2 साल में हमें जो दिया है वो शायद कोई भी प्रोफेशन नहीं देता। मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो शायद मेरे को कोई पड़ोसी भी नहीं जानता, क्योंकि पहले हम गांव से हैं, तो हमें पहले 12th में मैंने बायो से करी 12th, तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, क्योंकि गाइडेंस नहीं होती है। तो फिर पिताजी ने कहा कि भाई यार MBA मैनेजमेंट का कोर्स है, प्रोफेशनल जॉब है, अच्छा है। तो मैंने ऐसे करके BBA ग्रेजुएशन करी, और फिर मैंने MBA करी IIPM से, दिल्ली से। उसके बाद साल भर हमने जॉब करी, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जॉब करूं। उसके बाद में मैंने वहाँ स्टोर्स में देखा, तो वहाँ पे वही सब्जियाँ काफ़ी महंगी दामों में बिक रही थी। फिर मैंने एक मित्र से सलाह करी, लेखराम जी से। लेखराम मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, और वो मेरे आज बिजनेस पार्टनर भी हैं। उसके बाद में हम दोनों के यहाँ गाँव लौटे, और इस चीज़ को 2016 के बाद में सिर्फ 4 साल में हम इस लेवल पे आ गए कि हमें लोग बड़ी इज्जत से देखते हैं, और इस काम को भी बड़ी इज्जत से देखते हैं लोग। सही बात है। सालाना इनकम या मंथली इनकम सिर्फ गायों से, मतलब हाँ। कुछ आंकड़ा बता सकते हैं कितना हो जाता हो? सर एक्चुअली में एक तो हमें इसका टाइम कम हुआ है गायों से, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे ये ऐसा प्रोफेशन है कि गाय, जैसे कि एक आदमी, जैसे 5 आदमी खाने वाले हैं घर में, एक कमाने वाला है, तो थोड़ी सी इनकम की मिसबैलेंस हो जाता है। वही सीन है। अगर ये हमें इनकम नहीं देती हैं, लेकिन ये खाएंगी, इनको खाना चाहिए, इनका जो खर्चा है पर मंथ वो खाएंगी। तो लेकिन इन्होंने क्या हुआ कि जो भी हमारा सिस्टम जो चला, इन्होंने हमें परेशान नहीं किया। अभी तक हम बिल्कुल ही ये समझ लो कि इनसे 2 पैसे प्रॉफिट में हो, लेकिन आज हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन क्यों? इसका रीज़न ये है कि हम एक तो दूधियों को दूध नहीं देते हैं, या ऐसे किसी डेयरी से संपर्क नहीं है हमारा। इसका रीज़न ये है कि हमारा FSI का लाइसेंस अभी बन के आया है,
और जो हमारी टर्म एंड कंडीशन थी हमारे कस्टमर्स के साथ में, वो अभी फुलफिल हुई है। तो इस साल से हमारा टारगेट 100% ये है कि ये हमें इनका 1,30,000 रुपये के लगभग खर्चा आता है, तो ये हमें 3 लाख तक ले जाएंगी पर मंथ। जो ये गाय लाए अब मतलब बच्चा लाए थे या फिर बड़े लाए थे? ये तो बड़े लेके आए हैं, लेकिन सारी हाँ गाय? ये सारे बड़े हैं। एक गाय कितनी की पड़ी? ये गाय लगभग 165 से 75। और लाया कहाँ से आपने? ये हमने, जैसे इनका ज़्यादा हब माना जाता है गंगानगर पंजाब साइड में, तो गंगानगर से लेके आए थे हम। अच्छा, किसान भाई कैसे जानेंगे कि ये साहिवाल गाय है, उसकी क्या पहचान है, एक बार आप बताएंगे? सर साहिवाल की एक्चुअल में पहचान तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये नंदू ही है, चलो इसका तो छोड़ो आप, ये तो गाय का बताता हूँ मैं कि जैसे गाय का जो ये मुंह देख रहे हो आप, ये मुंह घोड़ी का सा होता है, पतला मुंह, चपटा मुंह मिलेगा आपको। और ज़्यादातर गायों के सींग दबे हुए होते हैं, वो अगर हमने नहीं दबाते हैं तो थोड़ा बहुत वो निकल जाते हैं, उभर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर दबे हुए मिलेंगे। ये नीचे एक गढ़ कंबल मिलेगा, नीचे जो सूंडी तक जाता है, और इसकी नाभि है, वो नाभि भी आपको लटकी हुई मिलेगी। और ये ऊपर हम्प है, ये हम्प रहेगा। ये जो देसी गाय का एक पहचान होती है, हम्प होती है जो। तो ये ज़्यादातर साहिवाल गायों में आप यही पहचान मिलेगी, जो बिल्कुल ये घोड़ी का सा मुँह है, जैसे ये हम्प है, ये सूंडी है, ये सारी की सारी नाभि, ये सारी चीज़ें इसकी पहचान है। अच्छा, ये तो थी पशुपालन की बात। आपने बताया कि गाय, साहिवाल गाय की पहचान कितनी है, कैसी है, कितना दूध देती हैं, या फिर आप जो दूध निकलता है उसकी सप्लाई कैसे करते हैं? जी, अच्छा, जैविक खेती के लिए आपने क्या क्या ऐसा, मतलब कोई नया जैविक तरीका खेती अपनाया? का मैं आपको छोटा सा, जो यूरिया है, जिसको यूरिया जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, उसका मैं जैविक खेती के अंदर उपयोग बताता हूँ। कि ज़्यादातर यूरिया सिर्फ एक नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, और उसका जो हमने तोड़ निकाला हुआ है, जो जैविक खेती में यूज़ होता है, वो ये गाय का गोबर है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं सामने, ये सारी की सारी है, इसमें ताज़ा गोबर डाला जाता है और इसमें पानी भर के रखा जाता है कम से कम 15 से 20 दिन तक। और 15-20 दिन के बाद में इसमें जो मीथेन गैस है या एक्स्ट्रा जो भी है, जो केंचुए को मार देती है, वो गैस 15 से 20 दिन में निकल जाती है। उसके बाद में हम इसमें केंचुए ट्रांसफ़र करते हैं। जो केंचुए 45 से 50 दिन में इसको वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं, खाद में। इसको सूखा कर देते हैं। सूखा कर, वो खाद आपको मैं दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, ये गोबर का खाद ऐसा तैयार हो जाता है, ये बिल्कुल बुरबुरा। ये पैकिंग ऐसे 10 किलो की ये पैकिंग ऐसे करके हम अपने कस्टमर्स को, जो कि लोग किचन गार्डन में भी यूज़ करते हैं, अपने वहाँ पे छोटी मोटी सब्जियाँ लगाते हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं, तो और नर्सरी में भी यूज़ की जाती है। क्या प्राइस रखा है आपने? इसका बहुत कम मिनिमम प्राइस रखा है हमने इसको, 8 रुपये पर केजी। 8 रुपये पर केजी। जी, मैं आपको दिखाता हूँ आगे हमने जो गोबर से गैस बनाते हैं, जिसका हम ज़्यादातर यूज़ अपने पूरे इस फार्म को चलाने में यूज़ करते हैं, जो भी आग की जगह, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारा बायोगैस प्लांट है। इससे जो ये सैलरी निकलती है, ये सैलरी भी हम केंचुए से खाद बनाने में यूज़ करते हैं। इसके जितने भी ये लगा लो कि जो वीड्स हैं, जो अपशिष्ट जो खेती से अलग उगते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और ये इसमें मीथेन गैस बनती है। इसमें गोबर डाला जाता है, और गोबर डाल के दोनों तरफ, ये लगभग 7.2 क्यूबिक के दोनों हैं ये, और इनमें गोबर डाल के, और ये दोनों तरफ गोबर चला जाता है, और उसके बाद में जो गैस बनती है, उस गैस से हम, ये जो नाली जा रही है, इससे हम इसको खाना बनाने में और पनीर बनाने में, या फिर अपना जो भी यूज़ होता है, वो इसका यूज़ करते हैं। एक मैनुअल होता है, पूरा चलाना होता है? हाँ, ये मैनुअल होता है। ये इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, गोबर लगभग रोज़ की 4 पराती। और ये सारे चीज़ें आप मतलब आप खुद ही अपने जो पशु पाल रखते हैं, हाँ, ये गोबर ही है? इन्हीं का कहीं से कुछ गोबर, नहीं नहीं करते? कुछ भी नहीं, यही हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है इतना ज़्यादा। और ये खाद जो बनता है आप किसानों को मतलब हाँ, ये हमें ये पैकिंग के हिसाब से और बेच भी देते हैं। बेच भी देते हैं? ठीक है। और ये आगे ये हमने मशीन लगा रखी है, ये कंडे बनाने की और स्टिक्स बनाने की मशीन है। ये काम कैसे करती है? ये इसके ऊपर से अपन गोबर डालते हैं, ये मैनुअली नहीं है, ये बिजली से चलती है। इसमें तार है, ये इसमें ये घुमा के, और ये इधर से सारी की सारी स्टिक्स निकालती रहती है। अगर गोल चाहिए तो गोल निकाल देती हैं, अगर अपने को चौकोर चाहिए तो इसको मुंह बदल देते हैं, चौकोर निकाल देती है। और स्टिक्स 15 दिन में सुखा देते हैं, सुखाने बाद वो सेल करने लायक और हो वो जाती कैसे बिकते, वो क्या रेट है, कैसे बेचते हैं उसका? है। उसका मिनिमम रेट है 5 रुपये की एक स्टिक। अच्छा, अभी आपको क्या मतलब ये सारी चीज़ें करके आपको खुद के अंदर संतुष्टि महसूस हो रही है कि हमने जो किया अच्छा किया है, या इससे और भी ऊपर कुछ करने की सोच रहे हैं खेती में? सर, ऊपर का ये है कि संतुष्टि तो ये हो गई कि ये मेरा घर है और ये मेरा काम है, ये मेरा ऑफिस है,
तो संतुष्टि तो वो होगी कि मैं फैमिली को भी अपने को टाइम देता हूँ, अच्छे से घर पे भी रहता हूँ और जो मैं चाह रहा था वो काम कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि ये वो काम है जिससे आप कम से कम नहीं तो दिन में आपसे 2, 4, 5 लोग ऐसे मिलने आते हैं जो इससे संतुष्ट हैं, जो ये करना चाहते हैं। जो किसान भाई चाहते हैं इस तरीके की करना, गाय पालना, साथ में फिर जैविक खाद बनाने की चीज़, जी तो उनको आप सलाह देते हैं, वो आपके पास आते हैं, उनकी मदद कैसे करते हैं आप? सर, उसको हम वो सलाह देते हैं कि जो हमने नुकसान उठाए हैं, जो हम जो 1 साल आगे आ सकते थे, हम जो 6 महीने पीछे रहे, हम वो सलाह देते हैं कि आपको ये नहीं करना है, इसमें नुकसान है, इसमें फ़ायदा है, मार्केट आपको ऐसा करना है। आने फर्स्ट कुछ दिन हम मार्केट आपको हम दे सकते हैं, उसके बाद में जब आपका सर्टिफाइड हो जाए फार्म्स या प्रोफेशनली कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपना मार्केट आप खुद देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक युवा किसान की कहानी नीतीश यादव जी की, जिसे हर एक किसान देख करके ये ज़रूर सोचेगा कि अगर खेती में रिस्क लेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नीतीश जी, हमारे किसान ऑफ इंडिया के जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? नमस्कार आप सभी को, मेरे जो देशवासी जो भी किसान ऑफ इंडिया को देखते हैं, मैं आपसे या मेरे युवा साथी जो मेरी हम उम्र के हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप खेती को हमेशा ही पॉजिटिव में देखें। पॉजिटिव में इसलिए देखें कि एक तो हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं जिसकी 50% से ज़्यादा इकोनॉमी खेती पे टिकी हुई है, तो आप इसको तो ऐसा तो बिल्कुल ही मत समझें। और दूसरी चीज़ कि आप ये लगा लो कि अगर कोई इंसान ने जन्म ले लिया तो ज़िंदा रहेगा तो उसको खाना खाना पड़ेगा, और खाना खाएगा तो खाना वहीं से आएगा जहाँ से, जैसे कि खेती से ही। तो फूड वो खाएगा तो ज़िंदा रहेगा, तो आप उगाओगे तो बिकेगा, ये 100% है। आप कुछ भी उगा लो वो ज़रूर बिकेगा, और जो बिकेगा तो आपकी इनकम होगी। हाँ, बशर्ते ये है कि आप उसको बेचते किस हिसाब से हैं, जैसा बेचोगे, जैसा अच्छा पैदा करोगे, वैसी ही आपकी इनकम होगी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।